बारिश में पेड़ की टहनियों पर रहने वाला गरीब बहू का ससुराल। कोमल, तू बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दे, और हाँ, उनके बैग में वो पन्नियां भी डाल देना। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। ठीक है भाभी। अच्छा, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। तेरे भैया अगर बाहर आ गए तो फिर से मेरे साथ जंगल आने की जिद करेंगे। निकिता जैसे ही जाने लगती है तभी घर के अंदर से उसका अपाहिज पति दिनेश, जिसका एक पैर कटा हुआ था, वो लकड़ी के सहारे चलते हुए बाहर आता है। निकिता रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। कितनी भी कोशिश करो बचने की, पर दिनेश जी मुझे पकड़ ही लेते हैं। दिनेश जी, आप क्यों आ रहे हो? आप घर पर रहकर आराम कीजिए ना। अच्छा, मेरी पत्नी जंगल जाकर इतनी मेहनत से लकड़ियां तोड़कर लाई और मैं घर में रहकर आराम करूं? नहीं निकिता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हर रोज की तरह लकड़ियां ठेले पर रखना और उन्हें रस्सी से बांधने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आपका पैर और दर्द करेगा दिनेश जी, बरसात का मौसम है, अचानक कभी भी बारिश हो रही है। आप घर पर आराम कीजिए ना, मैं ले आऊंगी लकड़ियाँ। आराम करने की बात है ना, तो मैं जंगल में उस पेड़ पर बने तुम्हारे घर में आराम कर लूंगा। अब चलो। आप क्यों ऐसे हैं दिनेश जी? निकिता दिनेश को ठेले पर बिठाती है और दोनों जंगल में आते हैं, जहां रोज की तरह निकिता लकड़ियां काटने लगती है और दिनेश उन लकड़ियों को रस्सी से बांधता जाता है। दोपहर का समय। निकिता, मैंने सारी लकड़ियां रस्सी से बांध दी हैं। अब थोड़ी देर हम अपने उस घर में जाकर आराम करते हैं। हाँ, लकड़ियां तोड़ तोड़ कर तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ। दोनों एक विशाल पेड़ के पास आते हैं जहां एक लकड़ी की सीढ़ी थी। तभी दोनों उस सीढ़ी पर चढ़कर पेड़ की दो मोटी टहनियों के पास बने लकड़ियों के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उन टहनियों पर लकड़ियों का ये टेबल निकिता ने बनाया था। दोनों अब जंगल आते हैं तो यहाँ पेड़ की टहनी पर आकर इस लकड़ी के टेबल पर आराम करते हैं। थोड़े समय बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब पेड़ के पत्तों की वजह से निकिता दिनेश को पानी नहीं लगता। अच्छा हुआ तुमने यहाँ बैठने के लिए ये टेबल बना दिया था निकिता। पेड़ के पत्तों से हम बारिश के पानी से तो बच जाते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने इस पेड़ पर अपना ये छोटा घर बनाया है, जो हमें आराम करने के भी काम आ सके और हमें बारिश के पानी से भी बचा सके। थोड़े समय बाद बारिश बंद हो जाती है। दिनेश जी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं थोड़ी और लकड़ियाँ तोड़कर लाती हूँ, फिर हम घर चले जाएंगे। अपना ध्यान रखना निकिता। निकिता लकड़ियां तोड़ने चली जाती है और दिनेश पेड़ की टहनियों पर उन लकड़ियों पर लेट जाता है। शाम का समय। निकिता और दिनेश कई सारी लकड़ियां तोड़कर अपने गांव आते हैं। ये गांव काफी छोटा है और पूरा गांव दरिया से घिरा हुआ है। दिनेश जी, आप घर जाइए, मैं ये लकड़ियाँ कारखाने के मालिक को दे आती हूँ। दिनेश लकड़ी के सहारे चलते हुए वहां से चला जाता है और निकिता रोज की तरह वो लकड़ियां लेकर एक लकड़ी के कारखाने में आती है। केवल 150 रुपए? मालिक, लकड़ियाँ तो बहुत ज्यादा है ना, फिर आप मुझे इतना कम दाम क्यों दे रहे हो लकड़ियों के? अरे वो इसलिए निकिता, क्योंकि आज तुम सारी लकड़ियाँ गीली लाई हो और गीली लकड़ियों को सुखाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। खड़ूस मक्खी चूस कहीं का, जब देखो तब खड़ूसियत ही दिखाता रहता है। सोचा था आज ज्यादा लकड़ियां हैं तो ज्यादा दाम मिलेंगे, पर वो खड़ूस सेठ तो ज्यादा ही खड़ूस है। चलो अब जाकर ठेले का आज का किराया दे आती हूँ। निकिता गांव में एक आदमी के पास जाती है, जिससे निकिता रोज ये ठेला किराए से लेती है। वो उसे 20 रुपए देकर अपने घर आती है। निकिता का घर लकड़ी का बना छोटा सा घर है, जहाँ उसके सास ससुर मनोहर हिमानी, 2 बच्चे रिया वरुण, पति और नंद कोमल, ये सब थे। निकिता और उसके ससुराल वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। भाभी, घर का राशन खत्म होने को आया है, आपके पास पैसे हैं? हाँ, थोड़े बहुत ही हैं। अरे, तुम दोनों को छींके क्यों आ रही हैं? जुकाम हो गया क्या तुम्हें? भाभी, ये दोनों आज फिर बारिश के पानी में भीग कर आए। क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए पन्नियां लाई थी ना, फिर कैसे भीगे तुम पानी से? माँ, वो पन्नियां फट गई, आप हमें छाता ला दीजिए ना माँ, हमारे सभी दोस्तों के पास छाते हैं। बिटिया, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाकर इस घर का गुजारा चला रही है। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें छाता दिला सके। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करके तुम्हारे लिए छाता ले आऊंगी। दिनेश पास में शहर में मजदूरी मिस्त्री का काम करता था, पर जब से एक सड़क हादसे में उसका पैर कटा है, तब से वो घर में बेरोजगार बनकर बैठ गया। अब परिवार का गुजारा चलाने के लिए निकिता रोज जंगल जाकर लकड़ियां लाती और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाती। निकिता को अपनी कमाई से घर का राशन, सास ससुर की दवाई, ये सब करना पड़ता था
और छोटा गांव होने के चलते वहां रहने लायक दूसरा कोई काम नहीं था। माँ मुझे दाल चावल नहीं खाने हैं, घर में तो रोज दाल चावल ही बन रहे हैं। मुझे सब्जी खानी है माँ, हमारे लिए सब्जी बना दीजिए ना। बच्चों मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें अच्छा खाना तक नहीं खिला पा रही, पर मैं क्या करूं, मेरी कमाई बहुत कम है बच्चों। आज मेरी वजह से मेरा परिवार दाने दाने को तरस रहा है। कितना बदनसीब बाप हूं मैं जो अपने बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं खिला सकता। अरे अच्छा होता उस हादसे में मेरी मौत ही हो जाती। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि परिवार वाले हर चीज को तरस रहे थे। भाई खुद को संभालिए। दिनेश जी आप दुखी मत होइए, जैसे अच्छे दिन गुजर जाते हैं ना, वैसे हम पर आया ये बुरा समय भी जल्द ही गुजर जाएगा। हाँ बेटा, ये जरूर हम गरीबों की कोई कठिन परीक्षा चल रही है। शायद हमने ही अपने जीवन में कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा आज हमें इस गरीबी के रूप में मिल रही है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में लेटे हुए थे, तभी घर की लकड़ी की बनी छत से पानी टपकने लगता है। माँ छत से तो पानी आ रहा है। बारिश का पानी छत से टपक कर घर के अंदर आ रहा था। तभी सब नींद से जाग जाते हैं। बाहर मूसलाधार तेज बारिश हो रही थी। तभी पानी घर के राशन और सामान में जाने लगता है। कोमल उस चूल्हे पर और डिब्बों पर जल्दी पन्नी डालो, वरना पानी से राशन खराब हो जाएगा। अरे पूरे घर में पानी पानी हो चुका है। बच्चों तुम यहाँ मेरे पास आकर सो जाओ। दोनों बच्चे दिनेश के पास चारपाई पर आकर लेट जाते हैं। कोमल दिनेश और बच्चों के ऊपर पन्नी डाल देती है ताकि वो पानी से गीले ना हो पाए। कोमल तू माँ जी और ससुर जी को पन्नियां दे, देख वो भी गीले हो रहे हैं। मैं घर में आया पानी साफ कर देती हूँ। फिर क्या था, रात भर बारिश होने की वजह से निकिता और सब रात भर सो नहीं पाते। अगले दिन निकिता और दिनेश फिर से अपना ठेला लेकर जंगल में चले जाते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम लगातार सवेरे से ही बारिश होने के कारण घर का पूरा सारा सामान खराब हो चुका था। सवेरे से पानी निकाल निकाल कर हालत खराब हो गई हमारी। पता नहीं कब ये बारिश बंद होगी, एक जैसी ये चलती ही जा रही है। अरे बच्चे भी सवेरे से पानी में भीगकर बीमार पड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश बंद हो पाएगी। निकिता हमारे पास 2 चारपाई है ना, तो हम सब उसी के ऊपर सो जाते हैं क्योंकि फर्श पर तो पानी पड़ा है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, कैसे सो पाएंगे हम पानी में। भाभी हम पन्नियां ओढ़कर सो जाते हैं। जैसे तैसे सब चारपाई पर पन्नियां ओढ़कर सो जाते हैं। तभी अचानक बारिश और हवा के कारण घर की एक दीवार टूट जाती है और बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है। अरे बाप रे, ये दीवार कैसे टूट गई। बच्चे और दिनेश पानी में भीग रहे थे। माँ कोमल तुम बच्चों को लेकर बाहर जाओ, ये घर काफी कमजोर हो चुका है। मैं माँ जी, ससुर जी और दिनेश जी को लेकर आती हूँ। बारिश लगातार जारी थी। तभी जैसे तैसे सब घर के बाहर खुले मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। कोमल तुम सबको पन्नियां उड़ा दो, पन्नियों के अंदर पानी नहीं लगेगा। निकिता के पास न छाता था न बरसाती, और वो अपने परिवार को बारिश के पानी से बचाने के लिए पन्नियां लाती थी। तभी कोमल बच्चों, दिनेश और अपने माता पिता के ऊपर पन्नियां डाल देती है। करीब पूरी रात बारिश चलती रही। अगले दिन रात भर पानी में भीगने से निकिता और सब बीमार हो चुके थे। भाभी हम सब तो बीमार हो गए और हमारा घर भी टूट गया। कोमल तुम सबको घर में ले जाओ, मैं डॉक्टर साहब से दवाई लेकर आती हूँ। निकिता गांव में आती है तो वहां लोग अपने घरों से सामान निकालकर गांव से जा रहे थे। भाई साहब ये लोग सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे बहन जी, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। सरकार की ओर से इस गांव को खाली करने का आदेश मिला है। मौसम विभाग से चेतावनी आई है कि अगले 10 दिन इस जिले में भारी बारिश होने वाली है। क्या? हाँ, इसीलिए सब इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि गांव के बाहर बड़े वाले दरिया का पानी बहुत बढ़ चुका है। अगर वो हमारे इस गांव की दरिया में आ गया तो दरिया का सारा पानी हमारे गांव में आ जाएगा। ये सुनकर निकिता घबरा जाती है। गांव के कई सारे निवासी ये चेतावनी सुनकर गांव छोड़कर भाग रहे थे। तभी निकिता घर आकर सबको ये बात बताती है। बहू ये सब फालतू की अफवाह है, बारिश बंद हो गई ना, अब बारिश नहीं होगी। लोगों को जाने दे, वो जहाँ जाना चाहते हैं, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। पर माँ जी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी आई है और दरिया हमारे घर के पीछे ही अगर बाढ़ आ गई तो। बहू हिमानी सही कह रही है, लोग कुछ भी अफवाह उड़ाते रहते हैं। यहाँ बच्चे और हम सब बीमार हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे ऐसी हालत में। तभी निकिता डॉक्टर के पास आती है और वहां से दवाई लेकर सब वो दवाई खाते हैं। 2 दिन बाद अचानक फिर से बारिश शुरू हो जाती है।
सब उसी टूटे घर में थे। निकिता कोमल ने टूटी दीवार की जगह एक प्लास्टिक कपड़ा बांध दिया था। माँ जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। बहू तो पागल है क्या? इतनी बारिश में कहाँ जा रही है तू? पहले ही तू बीमार है। माँ जी, बारिश तो रोज हो रही है, अब क्या इसकी वजह से हम अपना काम बंद कर दें? घर में एक पैसा नहीं है और बीते कुछ दिनों से मैं लकड़ियाँ लाने नहीं जा पाई हूँ। पर निकिता, बाहर का मौसम बहुत खराब है। तभी अचानक पास के दरिया में बड़ी सी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी गांव के अंदर तक आकर निकिता के घर में घुस जाता है। इतना पानी कैसे आ गया घर में? निकिता बाहर देखती है तो बाहर चारों ओर पानी था। अरे बाप रे, ये तो बाढ़ का पानी है। अरे सब लोग बाहर निकलिए, दरिया में बाढ़ आ गई है। सब घर से बाहर निकलकर दूर एक मैदान में आते हैं। तभी बाढ़ के पानी में निकिता का घर टूटकर बह जाता है। अरे हमारा घर! भाभी, हमारा घर तो बाढ़ के पानी में बह गया। बाढ़ का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ये पानी पूरे गांव में फैल गया तो हम सब पानी में डूब कर मर जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। तभी निकिता सबको लेकर पास के जंगल में आती है। सब पानी में भीगकर कांप रहे थे। अब इस जंगल में कहाँ जाएंगे हम? माँ जी, आगे एक पेड़ है, हम सब वहीं चलते हैं। तभी सब उसी विशाल पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। कोमल, इस पेड़ की टहनी पर मैंने एक बैठने की जगह बनाई है। हम बच्चों और माँ जी ससुर जी को वहाँ बैठा देते हैं। वहाँ उन्हें पानी नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पेड़ के कई सारे पत्ते और टहनियाँ हैं। तभी निकिता कोमल बच्चों और मनोहर हिमानी को उस लकड़ी के टेबल पर बैठा देते हैं जो निकिता ने पेड़ की टहनियों पर बनाया था। भाभी, अब क्या करें? हमारा घर तो रहा नहीं और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है। अगले 10 दिन और मौसम खराब है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पानी में डूब जाएंगे। 10 दिनों तक हमें यहीं रहना होगा। थोड़े समय बाद बारिश थम जाती है। निकिता, चलो हम सब गांव से बाहर चले जाते हैं। गांव से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं जी। हम इस जंगल से कहीं नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता हम यहीं एक झोपड़ा बनाकर रहते हैं। नहीं कोमल, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ जंगली जानवर और जहरीले सांप घूमते हैं। एक काम करते हैं, हम लकड़ियों से पेड़ की उन मोटी टहनियों पर घर बना लेते हैं। वहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। भाभी, हम टहनियों पर कैसे घर बना पाएंगे? ये नामुमकिन है। हाँ निकिता, ये नहीं हो पाएगा। अरे हम बना सकते हैं। देखो, पहले हम कई सारी छोटी लकड़ियां तोड़ कर लाते हैं और उन लकड़ियों को वहां लगाते हैं जहां मैंने टहनियों पर लकड़ी का टेबल बनाया है। हम 2 बड़ी लकड़ियां लाकर नीचे से उस घर को सपोर्ट भी देंगे। अब बारिश से बचने के लिए हमें यही करना होगा। ठीक है भाभी, कोशिश करके देखते हैं। तभी कोमल, निकिता, दिनेश तीनों जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। माँ जी, आप ससुर जी और बच्चे पेड़ के ऊपर ही रहिए। कोमल, देखो अब सारी लकड़ियों को इस साइज की काटो। तभी कोमल, निकिता लकड़ियों को एक साइज में काटते जाते हैं। जिसके बाद निकिता पेड़ की उस टहनी पर बनाए अपने लकड़ी के टेबल पर लकड़ियों की दीवारें बनाती जाती है। अरे बहू, ला मैं इस साइड की दीवार बनाता हूँ। कोमल, हम नीचे से लंबी लकड़ियां उस घर को बांधते हैं जिससे उस घर को सपोर्ट मिलेगा और वो गिरेगा नहीं। पूरा परिवार इस काम में जुट जाता है। शाम का समय घर की 4 दीवारें बन चुकी थी। वाह, ये घर तो कितना सुंदर लग रहा है। कोमल, अब हमें बाकी लकड़ियां और पत्तों से इस घर की छत बनाना होगा। मैं पेड़ के पत्ते और बाकी लकड़ियां लेकर आती हूँ। निकिता, ये घर तो बहुत छोटा है। इसमें बड़ी मुश्किल से 4 लोग बैठ पाएंगे। हमें ऐसा एक और घर बनाना होगा ताकि हम सब आराम से घर में रह सकें। हाँ, बात तो ठीक कही आपने। ठीक है, हम आगे वाली टहनी पर दूसरा घर बना लेते हैं। तभी तीनों जंगल में आते हैं और कई सारी लकड़ियां, नारियल के पेड़ के पत्ते, ये सब लेकर आते हैं। अंधेरा हो चुका था और बारिश भी थोड़ी थम चुकी थी। सब उस लकड़ी के घर में बैठे थे। निकिता और कोमल बाहर टहनी पर बैठे थे क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग उसमें बैठ सके। बस किसी तरह बाढ़ का पानी उतर जाए और हम सब यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाए। वैसे भाभी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे जंगल में पेड़ पर आकर रहना पड़ेगा। दोनों बातें करने लगते हैं। अगले दिन सब फिर से घर बनाने में लग जाते हैं। अब शाम तक कड़ी मेहनत के बाद सब पेड़ की टहनियों पर लकड़ी के 2 छोटे घर बना लेते हैं जो दिखने में बेहद सुंदर लग रहे थे। निकिता ने उनकी छत नारियल के पत्तों से काफी सुंदर बनाई थी। बहू, हमने रहने की व्यवस्था तो कर ली, अब खाने का क्या करें? बच्चे भी काफी भूखे हैं और ये पानी का कहर कब खत्म होगा पता नहीं। हाँ, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोमल, चल हम जंगल में देख आते हैं, शायद हमें कोई फल के पेड़ मिल जाए। मैं दरिया के पास जाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, दोनों सावधान रहना, हो सकता है जंगल में जानवर भी हो।
जंगल से बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी से बंद हो चुके थे और गांव का नामो निशान ही मिट चुका था। थोड़े समय बाद निकिता कोमल कुछ फल लाते हैं और दिनेश कुछ मछलियां लाता है। अब इसी तरह सब फल और मछलियां खाकर उन लकड़ियों के घर में रहने लगे। करीब 4 दिन बाद बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो चुका था और बारिश भी बंद हो चुकी थी। शुक्र है बारिश थम गई दिनेश जी, लगता है गांव से बाहर जाने के रास्ते खुल गए होंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी सब जंगल से बाहर दरिया के पास आते हैं तो दरिया किनारे एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, ये तीनों बेहोश पड़े थे। अरे ये लोग कौन है? सब उनके पास आते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। जिंदा है तीनों, लगता है बाढ़ के पानी में ये यहाँ बहकर आ गए। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो फिर से शुरू हो गई। हमें इन तीनों को अपने उन लकड़ियों के घरों में ले जाना होगा क्योंकि बाहर जाने के रास्ते अब तक नहीं खुले, पानी अब भी फैला हुआ है। सब उन तीनों को जंगल में ले आते हैं। थोड़े समय बाद उन तीनों को होश आता है। अरे कौन हो तुम लोग और हम यहाँ कैसे आए? भाई साहब, आप तीनों बाढ़ के पानी में यहाँ बहकर आए हो और हम आप तीनों को यहाँ सुरक्षित स्थान पर लेकर आए हैं। वैसे आप हैं कौन? मेरा नाम हरीश है, ये मेरी पत्नी जानवी है और ये मेरा बेटा रोहन। हम अपनी कार से अपने शहर जा रहे थे, तभी अचानक पुल के ऊपर पानी आ गया और हमारी कार पानी में बह गई और हम सब पानी में डूब गए। शुक्र है आप तीनों को कुछ नहीं हुआ। पर आप सब कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो आप? तभी निकिता उन्हें सारी बात बताती है। ओह, ये बारिश तो इस बार कुछ ज्यादा ही कहर ढा रखी है। पेड़ों पर लकड़ी के घर, इतने शानदार घर किसने बनाए? ये हमने बनाए हैं बारिश से बचने के लिए। हमारे पास घर नहीं था तो हमने पेड़ पर ही घर बना लिए। विश्वास नहीं होता कि कोई पेड़ पर इतने शानदार घर बना सकता है। क्या आप कारीगर हो? नहीं, मैं लकड़ियां तोड़कर उन्हें बेचने का काम करती हूँ। तभी निकिता अपने परिवार की सारी गरीबी हरीश को बताती है। बड़ी मुश्किल से हमने लकड़ियों का अपना ये घर बनाया था, पर अब तो वो भी नहीं रहा। अब ना घर रहा ना कोई सहारा। हमारा पूरा गांव भी तबाह हो गया है। आप सबने हमारी जान बचाई है, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। शहर में मेरा एक कारखाना है जहां मेरे मजदूर लकड़ियों की वस्तुएं और घर बनाते हैं। अब आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो आप मेरे कारखाने में काम करना, मैं आपको पैसे भी दूंगा और साथ में एक घर भी रहने के लिए दूंगा। ये सुनकर निकिता और सब काफी खुश हो जाते हैं। अब 4 दिनों तक हरीश और उसके परिवार वाले निकिता और सबके साथ एक लकड़ी के घर में रहते हैं। जब बाढ़ का सारा पानी उतर जाता है तो हरीश निकिता और सबको लेकर अपने शहर आता है और वहां उन्हें एक घर रहने के लिए देता है और साथ में निकिता, दिनेश और कोमल को अपने कारखाने में काम भी देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपने हम गरीबों के लिए जो किया, इसके लिए हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। अरे नहीं नहीं, एहसान तो आपने किया है हमारी जान बचाकर। अब आप सब यहाँ अच्छे से अपना जीवन बिताइए, मेरे कारखाने के मजदूर आपको सारा काम समझा देंगे। उसके बाद निकिता, कोमल और दिनेश बड़ी लगन से हरीश के कारखाने में काम करने लगे। निकिता और कोमल हरीश के बड़े बड़े लकड़ियों के घर बनाने के ऑर्डर पूरे करने लगे और हरीश उनकी मेहनत के उन्हें अच्छे पैसे देने लगा। कुछ महीनों बाद निकिता अपनी कमाई से दिनेश को एक नकली पैर लगा देती है, जिसके बाद दिनेश चलना फिरना ये सब कुछ बहुत अच्छे से करने लगा और उसके बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में जाकर शिक्षा हासिल करने लगे, जिसके बाद उनकी गरीबी दूर हो गई और सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि जीवन में चाहे परेशानियां कितनी भी आ जाएं, पर हमें लड़ना और संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमें कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाती है।